Hello and welcome to the Civil Service Edge. So today we will discuss 4 July daily news analysis from The Hindu. So let's get started. हमारी पहली न्यूज़ है सेंटर टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस वर्मा. ठीक है. ग्लोबल साउथ वॉइस की कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड प्रोग्रेस. प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी घाना गए हुए थे, वोंट अलाउ इम्पाउंडिंग ऑफ ओवर एज व्हीकल्स सिरसा. ठीक है, यहाँ पे ओवर इम्पाउंडिंग व्हीकल्स को जो है प्रमोट नहीं करा जाएगा. अभी जो भी है उसको स्क्रैप नहीं करा जाएगा. जो दिल्ली में क्या है, जो बात चल रही थी कि 1 जुलाई से जो 15 ईयर्स ओल्ड व्हीकल्स होंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा. ठीक है, बंद कर दिया जाएगा. देन इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ ₹1.5 करोड़ क्लियर्ड. इंडियाज रिव्यूड चाइना ऑन दलाई लामास रीइंकारनेशन. ठीक है, प्रिपरेशन फॉर सेंसस 2027 बिगिंस. रेयर अर्थ स्टोरेज आर मेजर कंसर्न फॉर ऑटो सेक्टर. एंडोक्राइन डिस्क्रिप्शन इन a plastic waste a new public health threat. So these all are the news we will cover in today's headlines. And two quick facts: that 3 Apache combat helicopter to arrive in India by July 15, and Thailand gets new prime minister amid political turmoil. So we will discuss all these news. So we will discuss our first news, today's topic, दैट सेंटर टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस वर्मा. तो अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं उनके यहाँ से हमें काफ़ी सारे बर्न करेंसी नोट्स मिले थे. ठीक है, तो वो न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी. अब इसमें हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अभी जो मॉनसून सेशन होगा उसमें जो 21 जुलाई से चालू होने वाला है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके खिलाफ जो है एक मोशन लेके आएगी जो फॉर हिज रिमूवल ऑफ द जस्टिस यशवंत वर्मा. वो कहाँ के जज थे? वो जज जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे. ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है हाई कोर्ट के जज का, ठीक है, वो क्या है, तो वो हम समझते हैं. तो अंडर आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो वो आर्टिकल 124 के अंदर उनको रिमूव करा जाता है. ये आपको समझ में आया. अब जो मोशन पास होता है वो जो पास होता है विद टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बट वो मेजॉरिटी में होना चाहिए. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस. अब मेजॉरिटी कैसी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस. तो ये मोशन उनसे पास होना चाहिए. अब लोकसभा में वो 100 मेंबर्स होंगे एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स. प्लस इसमें क्या रहेगा, अब जो वहाँ के जो चेयरमैन रहेंगे, कहाँ के? राज्यसभा के, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये क्या कर सकते हैं, ये बाइंड नहीं होंगे. ये अब इनका डिस्क्रिशन रहेगा कि ये एडमिट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं उस मोशन को. सो दिस इज़ ऑल्सो योर क्लियर. अब हम देखते हैं कि दो कंडीशंस थी इसमें. एक तो था मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. अब प्रूवन मिसबिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती, उसमें आता है कि जैसे कोई भी विलफुल मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है, करप्शन हो गया जिसके अंदर यशवंत वर्मा को करा जाएगा. देन लैक ऑफ इंटेग्रिटी हो गई. ठीक है, ऑफेंसेस हो गए अलग अलग मोरल ट्रिब्यूट्यूड वाले. ठीक है, तो ये प्रूवन मिसबिहेवियर के अंदर आता है. इनकैपेसिटी के अंदर आता है कि दैट कुछ भी मेडिकल कंडीशंस है, फिजिकल या मेंटल, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से तो भी वो मोशन ला के उनको क्या करा जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है. ठीक है, अब इसमें जो एक एक्ट होता है द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, इसके अंदर पूरा प्रोसीजर जो है मेंशन करा गया है कि जज को किस तरीके से जो है रिमूव करा जाएगा. तो उसमें यही प्रोसेस है कि पहले आपको जो है लोकसभा राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करके एक रिमूवल लेके आएंगे. 100 मेंबर जो राज्यसभा से होंगे और लोकसभा से 50 मेंबर्स होंगे, और चेयरमैन उसको फिर क्या करेगा, चेयरमैन करेगा उसको कि उसके ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन पे है, उसको एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है. ठीक है, फिर उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी. देन इंक्वायर करेंगे. इंक्वायरी में कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे,
प्लस हाई कोर्ट के जज होंगे एंड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे। ये तीनों लोग इंक्वायरी करेंगे। अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन, जो एलिगेशन जो भी लगे हों जज पे, वो जो है हो जाते हैं, कन्फर्म्ड हो जाते हैं, देन उनको फर्दर जो है प्रोसेस के लिए रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जस्टिस वर्मा, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट सेशन पे लेके आ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग ऑन अनदर टॉपिक, ग्लोबल साउथ वॉइस कीज टू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड प्रोग्रेस। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ गए हुए थे, घाना गए हुए थे। तो घाना गए हुए, वहाँ पे उनको क्या हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इट कैन बी आस्क्ड इन द वनडे एग्जाम और यूपीपीसीएस, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि इंडिया और घाना का रिलेशनशिप कैसा है, और अभी वहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो उन्होंने क्या वहाँ पे बोला है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे बोला है कि वहाँ पे स्ट्रेस दिया है कि ग्लोबल प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है विदाउट द इंक्लूजन ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो इक्वेटर के नीचे वाले जो जितने भी नेशंस हैं उनको ग्लोबल साउथ में कंसिडर करा गया है। कुछ जो है हमारे कुछ जो इक्वेटर और इसके बीच में आते हैं, इसको भी कंसिडर हम ग्लोबल साउथ में ही करते हैं। देन इट ऑल्सो हाईलाइट वर्ल्ड चेंजिंग ऑर्डर, कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है इस समय, एंड राइजिंग न्यू पावर्स, और नई पावर्स जो है निकल के सामने आ रही हैं, शिफ्टिंग द डेमोग्राफीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। फर्दर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की भी बात करी गई। ही कॉल्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड ग्लोबल गवर्नेंस टू एड्रेस द मॉडर्न चैलेंजेस, जैसे मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस पे भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है, पेंडेमिक्स जो भी आते हैं, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी पे हमें जो है क्या करना है, फोकस करना है। उनके लिए जो भी गवर्नेंस नॉर्म्स हैं उनको रिफॉर्म करना है। देन हाईलाइट्स इंडियाज़ रोल इन सिक्योरिंग अफ्रीकन यूनियन इन G20 मेंबरशिप। तो इन्होंने इस चीज़ का भी प्रोत्साहन दिया कि भाई जो G20 मेंबरशिप में अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्लूड करा जाए। देन इंडियन अफ्रीकन हिस्टोरिकल टाइज पे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। घाना कोर्ट्स फाउंडिंग फादर ग्वामे निक्रूमा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ग्वामे निक्रूमा ऑन इंडियाज अफ्रीका यूनिटी। देन इट ऑल्सो emphasize इंट्रेंसिक हिस्टोरिकल फोर्सेज दैट यूनाइट टू रीजन्स। तो यहाँ पे इनको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, जो इनके फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करा था इंडियन अफ्रीका यूनिटी में। देन ऑल्सो पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि उनकी स्पीच में बोला कि घाना की पार्लियामेंट में अपलॉड करा उन्हें कि वहाँ की पार्लियामेंट जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, एंड ही वेलकम द इंडियन जो क्रिएशन वहाँ पे करा गया था, इंडियन घाना पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप सोसाइटी, इसका भी वहाँ पे गठन हुआ। सो क्या हुआ, फाइनली वहाँ पे उनको ऑनर मिला, ठीक है। ऑनर में उनके बाद उन्होंने ग्लोबल साउथ के बिना जो इम्पॉसिबल है ग्लोबल की प्रोग्रेस, ठीक है, वो उस पर भी एम्फेसाइज करना। जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है और राइजिंग न्यू पावर्स है, तो वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो उसकी मद्देनज़र रखते हुए आपको ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। साथ ही साथ हमें रिफॉर्म करने की कुछ आवश्यकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी से जो भी हम गवर्नेंस में लड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर न्यूज़ ऑफ second topic. Then our next topic is indigenous defense procurement worth ₹1.5 lakh crore approved. तो अभी क्या हुआ है, राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग चेयर करी थी विथ अंडर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूव करा है, और उन अप्रूव में क्या करा है, उस अप्रूव में ये करा है कि उन्होंने 1.5 लाख करोड़ के जो इंडिजिनियस सोर्सेज जो प्रोजेक्ट्स थे उसको अप्रूव करा है। फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन एयर डिफेंस अलॉन्ग विद पाकिस्तान बॉर्डर पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अप्रूव करी हैं, जैसे QRS SAM सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को उन्होंने अप्रूव करा, जो कि 30,000 करोड़ का है, जिसका एम है कि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ एंड मोबिलिटीज़, ठीक है, अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर्स, इसको जो है इन्हेंस करा जाए। साथ ही साथ आर्म व्हीकल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, इन सबको भी ट्राई सर्विसेज के लिए भी अप्रूव करा गया हुआ है, ठीक है। अब मूविंग फॉर द नवल इक्विपमेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी माइंस, काउंटर मेजर वेसल्स, गन माउंट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें अप्रूव करनी है। ऑल्दो इट इज़ नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट इतना समझो कि आपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर किसने करा, राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है डिफेंस के उसको अप्रूव करा। देन मेड इन इंडिया पोस्ट को भी इन्होंने एम्फेसाइज करा। ऑल प्रोजेक्ट्स अंडर बाय इंडिया IDDM कैटेगरी। अभी IDDM कैटेगरी क्या होती है, ये इंडिया इंडिजीनियस डेवलपमेंट, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ, इंडिया इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है, इसको क्या करा गया, इसको इसके इस कैटेगरी के अंदर क्या कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हम इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हैं कि जो कि डिज़ाइन इन इंडिया में हुए हैं, डेवलप इन इंडिया में हुए हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में, डिज़ाइन डेवलप या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोट और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बेसिकली इसका जो गोल है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिफेंस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस IDDM कैटेगरी में। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट इज इंडिया रिप्यूट चाइना ऑन दलाई लामा रीइंकारनेशन। ठीक है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एम्फेसाइज करा कि दलाई लामा की अथॉरिटी है कि वो अपने जो रीइंकारनेशन है, ठीक है, अपने जो इनकारनेशन है उनको क्या करा जाए, उनको उन्हीं की वो करेंगे, क्या सक्सेसर को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इंडिया स्टेट्स ओनली द करंट दलाई लामा एंड इस्टेब्लिश कन्वेंशंस डिसाइड हिज रीइंकारनेशन। तो जो भी उनके सक्सेसर होंगे वो दलाई लामा या जो उनके कन्वेंशंस में जो वो लोग हैं वो ही लोग डिसाइड करेंगे कि उनका जो प्रतिनिधित्व आगे कौन करेगा। तो दलाई लामा जो है वो 14 दलाई लामा है, अफर्म्ड दैट द गैर्डन फेड्रोंग ट्रस्ट अलोंग विल रिकॉग्नाइज हिज सक्सेसर। मतलब तो दलाई लामा ने ये बोला है कि जो गैर्डन फेड्रोंग ट्रस्ट है वही डिसाइड करेगा कि हमारा अगला दलाई लामा कौन होगा। ठीक है, बट चाइना क्या कर रहा है, चाइना इंसिस्ट कर रहा है कि जो अगला दलाई लामा होगा वो अप्रूव कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वाया ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो है कौन बोल रहा है, ये चाइना इंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना ने जो रिजेक्ट करे हैं जो क्लेम्स, जो माइनॉरिटी अफेयर्स ने, जो हमारे किरण रिजिजू हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करा है और बोला है कि ये सोल अथॉरिटी दलाई लामा पे एंड उनके कन्वेंशंस पे है कि कौन जो है उनके सक्सेसर को जो है रिकॉग्नाइज करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर दलाई लामा क्या है, ये पोजीशन है क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो दलाई लामा ये एक स्पिरिचुअल तिब्बतियन लीडर है। ठीक है, स्पिरिचुअल तिब्बतियन बुद्धिज्म के हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं जो कि ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज करा जाता है। ठीक है, इनको ये मतलब बेसिकली एनलाइटमेंट टीचिंग देते हैं हमारी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड इसमें और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे जो प्रेजेंट के जो 14th दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। इनको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया है, नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया है फॉर ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ओके, देन अब इनको क्या करा गया था, इनको चाइल्डहुड से ही इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि दैट ही विल बी आर दलाई लामा। अब जो ये दलाई लामा बेसिकली जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स में हमें प्रमोट करते हैं, उसको एडवोकेसी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पीस को बोलते हैं कि आप शांति बनाए रखिए, दया करुणा कंपैशन वगैरह बनाए रखिए एंड ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते रहिए। ठीक है, उसको भी आप एम्फेसाइज करिए, उसको भी आप प्रमोट करिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दलाई लामा। तो दिस विल बी आर द नेक्स्ट टॉपिक। देन टॉपिक प्रिपरेशन फॉर सेंसस 2027 बिगिंस। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि उस जो 2027 की जो मीटिंग कंडक्ट हुई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेंसस, ओके, विच विल बी कंडक्टेड इन 2026 की स्टार्टिंग से ही, अप्रैल से, ये स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, कंडक्ट होना चालू हो जाएगा। हमारा जो 2021 का था, 2021 का वो जो है क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, ड्यू टू रीज़न ऑफ कोविड की वजह से। सो अभी उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। तो 2 day कॉन्फ्रेंस जो हो रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंसस ऑपरेशन DCO में, ठीक है, इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। ठीक है, ये प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। देन फर्स्ट फेज़ में क्या करेंगे, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस टू बिगिन ऑन April 1, 2026, प्री टेस्ट एक्सरसाइज नोटिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय 2025। तो इसकी अगस्त 2025 में जो है प्री टेस्ट एक्सरसाइज की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जहाँ पे हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस भी करेंगे। प्री टेस्ट विल हेल्प फाइनलाइज क्वेश्चनर्स दैट 31 क्वेश्चन नोटिफाइड फॉर द फर्स्ट फेज। तो ये जैसे ही हम प्री टेस्ट कर लेंगे तो हमें एक क्वेश्चनर्स बनाने की
हेल्प मिलेगी ताकि हम उस क्वेश्चंस को फाइनलाइज कर सकें, ताकि हम वो सेंसस में जो है हम कंडक्ट करेंगे तो उसमें पूछेंगे। Now, ये पहला ऐसा सेंसस होगा जो फुली डिजिटल होगा, ठीक है, एंड फर्स्ट इमिडिएट कास्ट सेंसस, और यहाँ पे कास्ट सेंसस भी कंडक्ट कराया जाएगा। और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और फील्ड वर्क को एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे, बिकॉज डिजिटल है तो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। स्टेट आज टू फाइनलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री चेंजेस बाय 31/2025। तो स्टेट ने यहाँ पे बोला है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करें बाय 31 दिसंबर 2025। यूनियन होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी गोविंद मोहन एंड सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण एड्रेस द कॉन्फ्रेंसेस। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया। तो हु इज़ द कमिश्नर ऑफ सेंसस? मृत्युंजय कुमार नारायण इज़ द कमिश्नर ऑफ द सेंसस। ओके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा की पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि हाँ, जो सेंसस है हमारा उसमें की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन देखता है, ठीक है, वो कंडक्ट कर बाय होम मिनिस्ट्री ही कराती है, होम मिनिस्ट्री। अब इसको देखता कौन है? इसको देखता है हमारा रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ओके, ये देखते हैं। अब कुछ हमारे इसके लीगल एक्ट है, जो हमारा सेंसस एक्ट है 1948 का, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ ने इसको पायलट करा था। तो इसके अंदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब देखे जाते हैं, वो फॉलो करा जाता है। देन ये हमारे जो सब्जेक्ट है यूनियन के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, आर्टिकल 246 के अंदर इसको हमें बोला गया है कि हम सेंसस कंडक्ट करा सकते हैं, एंड इट इज़ अंदर 69th लिस्टेड इन द सीरियल नंबर 69 द 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर बताया गया। तो आपको दो चीज़ें पता लग गई कि आर्टिकल 246, ठीक है, सेंसस एक्ट 1948 एंड 7th शेड्यूल के अंदर ये आता है। अब इससे की बात करें कि 1872 में इसको क्या करा गया था, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1872 में। देन उसके बाद फिर सिंक्रोनाइज मतलब रेगुलर वे पे 1881 से कंडक्ट होना चालू हो गया था, ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जो हमारा 16 सेंसस था जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, वो हमारा पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू कोविड। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेंसस 2027। नाउ मूविंग फॉर द रेयर अर्थ शॉर्टेज एज मेजर कंसर्न फॉर ऑटो सेक्टर। तो मतलब ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसमें हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है शॉर्टेज मिल रही है। वो शॉर्टेज इसलिए है ड्यू टू जो अभी अप्रैल 4 से चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट फॉर ऑटो एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे हमारे ऑटो सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो रेयर अर्थ शॉर्टेज फ्रॉम चाइनाज एक्सपोर्ट बैन इन बिगर इशू देन प्रीवियसली एक्सपेक्टेड। सो अब ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता फॉर, तो वहाँ पे ऑटो फर्म्स ने क्या करा है, अपने प्रोडक्शन को कट कर दिया है इंक्लूडिंग ईवीज एंड इंटरनल कंबशन व्हीकल्स में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है व्हाट आर अर्थ एलिमेंट्स। तो बेसिकली ना ये 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं। ओके, दीज एलिमेंट्स कंप्राइजेज ऑफ कितने 15 लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, ये लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें कि हमारे दो और एलिमेंट कंसिडर करे जाते हैं, जैसे कि स्कैंडियम एंड यट्रियम। एज इट्स नेम सजेस्ट अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट, हाउएवर ये रेयर नहीं होते हैं, बट इनको क्या करना है, इनको ना एक्सट्रैक्ट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। या तो ये किसी अलग मिनरल के साथ ये कंबाइन रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। बट ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी अबेंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, बट ये रेयर नहीं होते। बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इनका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब इनके एप्लीकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है, ऑटो सेक्टर में काफ़ी यूज़ होता है, इन ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ठीक है, टर्बाइंस वगैरह में, वेपन्स वगैरह में, तो ये इन सब चीज़ों में काफ़ी इनका उपयोग होता है। देन अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी ऑल्दो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये रेयर अर्थ मेटल्स ना REE ये काफ़ी दो टाइप के होते हैं। एक तो LREE एंड HREE। L स्टैंड फॉर लाइट एंड H स्टैंड फॉर हैवी। तो जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं
वो कौन से होते हैं, वो अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। बट जो हमारे हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो क्रिटिकली काफ़ी हाई डिमांड में होते हैं, बट वो इजी अवेलेबल नहीं होते, उनकी अवेलेबिलिटी भी लो होती है। बस यही डिफरेंस है लाइट और हैवी इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेयर अर्थ शॉर्टेज एट मेजर कंसर्न फॉर ऑटो सेक्टर। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में आप जान चुके होंगे। देन हमारा लास्ट एक है एंडोक्राइन डिस्रप्टर इन प्लास्टिक वेस्ट, अ न्यू पब्लिक हेल्थ थ्रेट। तो जो एंडोक्राइन डिस्रप्टर केमिकल्स हैं, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो हम कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमारी बेसिकली प्लास्टिक्स में। तो केमिकल इन प्लास्टिक दैट मिमिक हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। जो कॉमन हमारे ईडीसीज होते हैं, एंडोक्राइन डिस्रप्ट केमिकल्स, एंडोक्राइन डिस्ट्रिक्ट केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को जो क्या है कि मिमिक करते हैं, ठीक है, सेम टाइम में ब्लॉक कर देते हैं उनको, लाइक जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन्स हो गए एंड थायराइड हार्मोन्स हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन ईडीसीज होते हैं, इसको अभी हम देखेंगे टाइम टू मतलब इन डेप्थ में थोड़ा सा, बट अभी हम इसको समझ लेते हैं कि फाउंड इन फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक, नॉन स्टिक कुकवेयर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में। तो हमारे जो ईडीसीज है, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन केमिकल्स, वो हमें फूड कंटेनर्स में भी मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स में मिलते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और दीज आर द साइलेंट इन्वेजन ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। अगर मैं सर्वे की बात करूँ, 2024 में एक सर्वे आता है जिसमें 89% ऑफ द इंडियन टेस्टेड हैज़ माइक्रोप्लास्टिक्स इन देयर ब्लड। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना हमारी जाने अनजाने में हमारी बॉडी को ये हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर ये इन पे इम्पैक्ट हो गया तो मतलब आपकी लाइफ साइकिल वैसे ही कम हो जाएगी। देन फाउंडेड इन टेस्टिकुलर टिश्यूज 3 टाइम्स लेवल सीन इन द डॉग्स। मतलब जितने डॉग्स में मिलता है उसके 3 टाइम्स देखने को यहाँ पे मिलता है। ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज इम्पैक्ट करते हैं, रिड्यूस स्पर्म क्वालिटी इन मैन, पुअर एग क्वालिटीज़, ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज, मिस कैरेज रिस्क इन वुमेन। तो ये सारे इम्पैक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज में आते हैं। कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रेन, प्रोस्टेट, टेस्टिकुलर कैंसर्स, ये सारे भी हमें देखने को मिलते हैं, इस पर भी इम्पैक्ट डालता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी देखते हैं, लाइक ओबेसिटी, डायबिटिक, थायराइड प्रॉब्लम्स एंड अर्ली प्यूबर्टी। तो मतलब बेसिकली आप जो प्लास्टिक्स है वो टोटली अवॉइड ही करें। अब न मैंने आपको बताया था कि बीपीए, बीपीएस एंड ये क्या चीज़ें होती हैं। ये कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछ लेता है और इस पर आए भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीपीए की बात करूं, बीपीए, तो ये इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी में। इसे कहते हैं बिस्फेनॉल ए, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये केमिकल है जो यूज़ होता है, ये केमिकल ये यूज़ होता है किसमें, प्लास्टिक्स में, ठीक है, एंड रेसिन्स में। अब ये कहाँ काय में मिलेगा, ये हमारे वाटर बॉटल में मिलता है, जिसमें हम अगर जो जैसे बिस्लरी और ये सब की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स, उसमें मिलता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी ना पिए। फूड कंटेनर्स में, जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं उसमें मिलता है, जो आप स्विगी और इन सब से आप मंगाते हो तो जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी हॉट होता है, उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक उसमें कहीं ना कहीं ऐड हो जाते हैं और वो आपके इनडायरेक्ट वे में बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो अवॉइड दैट। देन हेल्थ रिस्क, काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं इससे, जैसे हमारे एस्ट्रोजन लेवल को ये इम्पैक्ट करता है, हार्मोन इम्बैलेंस करेगा, ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड वाला था बीपीएस, जिसे हम कहते हैं बिस्फेनॉल एस। अब ये बिस्फेनॉल एस क्या था, बिस्फेनॉल ये सिमिलर टू बीपीए ही होता है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बीपीए फ्री एज एन ये अल्टरनेटिव की तरह यूज़ होता है। बेसिकली ये है ना अल्टरनेटिव की तरह यूज़ होता है इसके, बीपीए के, ठीक है। अब लेकिन ये हमें मिलता कहाँ है, ये हमें ना थर्मल पेपर्स में मिलेगा जो हमारी रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं। देन प्लास्टिक कंटेनर्स में मिलेगा। देन हमें बेबी प्रोडक्ट्स में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो हमारी बेसिकली एंडोक्राइन डिस्टर्ब करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। देन हमारा अनदर था कौन सा, पिथैलेटिक्स, DEHP, ओके, इसको कहते हैं हम पिथैलेटिक्स लाइक DEHP एंड DBP। तो ये क्या होते हैं, सो दीज आर बेसिकली, ये भी केमिकल्स होते हैं जो
प्लास्टिक्स को ना फ्लेक्सिबल बनाने में काम आते हैं, फ्लेक्सिबल, प्लास्टिक को जो फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल टॉयज़ में यूज़ होंगे, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होंगे, ठीक है, आईवी ट्यूब्स में होते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी वाले जो ट्यूब्स होते हैं, फूड पैकेजिंग में होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा DEHP होता है इसे हम कहते हैं डाई टू इथाइल इथेलेट्स, ओके। और ये हमारा DBP जो होता है उसे कहते हैं डाई ब्यूटिल पिथेलेट, ओके। ये भी हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, हाँ, फर्टिलिटी को हार्म करता है, अस्थमा को इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पेथलेट्स वगैरह होते हैं। और लास्ट हमारा बचता है इसमें PFAS। व्हाट इज PFAS? इट इज पर एंड पॉलीफ्लोरोक्सिल सब्सटेंस, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये भी एक हमारा सिंथेटिक टाइप का केमिकल ही है जो हमारा फॉर केमिकल, बिकॉज दे डोंट स्पीक, क्या करता है, ठीक है, ये भी हमारा एक केमिकल ही है, बट ये सिंथेटिक है। ये हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स में मिलता है, ओके, नॉन स्टिक कुकवेयर में मिलता है। जैसे आप फूड वगैरह उसमें बनाते हो तो कहीं ना कहीं धीरे से थोड़ा थोड़ा निकल के ये आपके फूड में आता है, देन आप इसको इनटेक कर लेते हैं। ये हमारे बेसिकली कैंसर के लिए मेजर कॉज है, ओके, थायराइड के लिए मेजर कॉज है, ओके, हमारी इम्यूनिटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हार्मफुल केमिकल्स जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने क्या करते हो, अपने फूड में इनटेक करते हो, ओके। नाउ हमारा आता है क्विक फैक्ट्स में हम देखेंगे जो हमारे थ्री अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं वो अराइव कर रहे हैं इंडिया में। और ये 3 अपाचेज जो मिलेंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो US डिलीवर करेगा बाय July 15 इन नेक्स्ट 3 बाय नवंबर, ठीक है, नवंबर में। अब ये डिलीवर कौन करेगा, USA करेगा, और 3 आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट नवंबर तक आ जाएंगे। ये अनाउंसमेंट करा हमारे डिफेंस मिनिस्टर में, डायलॉग करा है विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द US। थाईलैंड में क्या हुआ, थाईलैंड में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, थोड़े इश्यूज चल रहे थे। उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स थी पहली, जिन्हें पिंटोग्रेन शिनावार्ता, ठीक है, इनको सस्पेंड कर दिया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर वाइल एज एन ऑन एथिकल इन्वेस्टिगेशन का कुछ कंबोडियन लोगों के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ कुछ बात चल रही थी, उसके आधार पे एथिकल इन्वेस्टिगेशन पे इनको रिस्टिगेट कर दिया। उनके नाम पे न्यूली अपॉइंटेड एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं जिनका नाम है फुमताम विकचायची, जो भी नाम है आप देख लेना, तो ठीक है। इनको जो है क्या करा गया, इनको अपॉइंट करा गया एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। नाउ MCQ for today, consider the following statement regarding endocrine disruptor chemicals. The EDC can mimic or block the hormone like estrogen, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लेना और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट पढ़ाया है आपको। देन मेन क्वेश्चन भी है जिसमें आपको फ्री वैल्यूशन मिलेगा, आप इसको शेयर कर सकते हो ऑन UPSC2025@gmail.com पे। तो क्वेश्चन ये है कि द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इज एसेंशियल फॉर इक्विटेबल global progress. In light of this student discuss India's effort to promote the interests of the global south with special reference to Prime Minister Narendra Modi recent visit to Ghana. So this is the question. You can write and share on the or you can mail me at the Gmail, ठीक है, I will check in free. So thank you guys, this is all about for today's news. Thank you.